Hello everyone, welcome to this first lecture of our current affairs answer writing session जिसमें हम डेली का जो न्यूज़पेपर होता है द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसमें जो आने वाले आर्टिकल्स होते हैं उनसे बनने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। मेंस के क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो आप न्यूज़पेपर अपना पढ़ के आ सकते हैं या फिर कोई एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो आप वो देख के आ सकते हैं। नाउ यू कैन कम टू दिस वीडियो और आप जो है रोज़ अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो देखते हैं या पहली बार भी देख रहे हैं तो यू कैन जस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग टू दिस वीडियो एंड या वी कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 सीक्स टू रिकनसाइल हिस्टोरिकल जस्टिस विद कंटेम्प्रेरी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच द एक्ट हैज़ अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है, सबसे पहले बताया गया है कि हिस्टोरिकल जस्टिस को रिकनसाइल करता है, कंटेम्प्रेरी फॉरेस्ट कंजर्वेशन को भी जो है प्रमोट करता है। हमको ये बताना है कि कितना जो है अचीवमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे देते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट करता क्या है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 रिकग्नाइज प्री एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers attempting to shift a forest governance from exclusion to participatory conservation। ठीक है, ये हमको बोला गया है। FRA 2006 का बेसिक आइडिया ये है कि फॉरेस्ट में रहने वाले एसटीज और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को पहले से एग्जिस्टिंग राइट्स लीगली रिकग्नाइज किए जाएं, है ना। पहले फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कई जो है कम्युनिटीज़ को एनक्रोचर की तरह ट्रीट किया जाता था, है ना। डिस्पाइट जनरेशन्स ऑफ इंडिपेंडेंस, FRA ने कहा कि उनके जेन्युइन ट्रेडिशनल राइट्स को रिकग्नाइज जो है किया जाना चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमने हिस्टोरिकल जो है जस्टिस किया इनके साथ में। ठीक है। तो फर्स्ट मतलब लॉ ने किया, है ना, लॉ ने कैसे सपोर्ट किया। तो फर्स्ट हम करेंगे राइट्स रिकग्निशन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उन्हें लीगल रिकग्निशन दिया गया। ठीक है। 13 दिसंबर 2005 से पहले जिनके भी राइट्स थे उनको लीगली रिकग्नाइज किया गया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब बहुत से फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट पर बेस्ड होती है। उनके लिए फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज नहीं है, इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर कल्टिवेशन, हैबिटेशन, फूड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और इसलिए लैंड सीलिंग दी गई है 4 हेक्टेयर्स। ठीक है। इससे लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी कम हो सकती है। फिर कम्युनिटी राइट्स को रिकग्नाइज किया है, कम्युनिटी राइट्स को रिकग्नाइज किया। FRA का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सिर्फ इंडिविजुअल लैंड राइट्स नहीं दिए गए हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी रिकग्नाइज किए गए हैं। मतलब कम्युनिटी कलेक्टिवली फॉरेस्ट को यूज़, प्रोटेक्ट, कंजर्व और मैनेज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी राइट्स देखने को मिलते हैं। वी ऑल्सो सी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनरशिप, MFP ओनरशिप। ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे बैम्बू, हनी, महुआ, ये सब फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की इनकम का इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको उनके माइनर फॉरेस्ट राइट्स पे जो है ओनरशिप भी देखने को मिलती है। जेंडर जस्टिस का भी पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। FRA इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के रिकग्निशन में जॉइंट रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ स्पाउस को प्रमोट करता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लैंड राइट्स सिर्फ मेल हाउस होल्ड हेड तक लिमिटेड नहीं होंगे, वेमेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो जॉइंट स्पाउसल रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है। कंजर्वेशन के क्या डायमेंशंस हैं? लोकल स्टूवर्डशिप, कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगी। जो कम्युनिटी फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं उनके पास फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने का डायरेक्ट इंसेंटिव भी होता है। अगर फॉरेस्ट डिग्रेड हो जाएगा तो उनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा, तो लाइवलीहुड उनका जो है इनसिक्योर हो जाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज कंजर्वेशन में, क्योंकि ये जो है सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। फॉरेस्ट कम्युनिटी जनरेशन से प्लांट मेडिसिनल स्पीशीज, सीजन्स और लोकल इकोलॉजी को ऑब्जर्व करती आई हैं और बेटर नॉलेज है उनके पास में। डिसेंट्रलाइजेशन ये कैसे है? तो FRA में ग्राम सभा को इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, ब्रिंग्स टू ब्रिंग कंजर्वेशन क्लोजर टू कम्युनिटीज। ठीक है। यहाँ पे 3 टायर सिस्टम देखने को मिलता है, 3 टायर क्लेम प्रोसेस देखने को मिलता है। ग्राम सभा के बाद में सब डिविजनल कमेटी और सब डिविजनल कमेटी के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। इसका पर्पज़ है कि डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल तक आए, है ना। तो यहाँ पे हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी लिख सकते हो आप। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होता है,
कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट के थ्रू लोकल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और मैनेज कर सकती हैं। इससे इलीगल एक्टिविटीज़, ओवर एक्सट्रैक्शन और हैबिटेट जो डिग्रेडेशन है उसको लोकली मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमको बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन होता है ना? क्योंकि आर्बिट्रेरी एविक्शन नहीं हो रहा तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, है ना? राइट वेरिफिकेशन होता है पहले, फिर क्यों कोई आपको एविक्ट करेगा? ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है? एक्सटेंट ऑफ सक्सेस क्या है? कहाँ तक जो है हमने अचीवमेंट हासिल किया है? तो राइट बेस्ड कंज़र्वेशन हो रहा है ना? दिस इज़ एन अचीवमेंट। एम्पावरमेंट हो रहा है, ग्राम सभा का एम्पावरमेंट हो देखने को मिलता है हमको, है ना? ग्राम सभा के पास मेजर पावर्स होती हैं। लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है वो हमको देखने को मिलती है। जेंडर डायमेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सब अचीवमेंट्स हो गए, लेकिन लिमिटेशन भी हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट देखने को मिलता है। रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स रिमेन्स अनइवन अक्रॉस स्टेट्स। तो एक इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट देखने को मिलता है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स जो हैं दे में डिफर विद ग्राम सभा क्लेम्स, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। सीएफआर रिकॉग्निशन कम है। कम्युनिटीज राइट्स हैव ऑफन रिसीव्ड लेस अटेंशन देन इंडिविजुअल क्लेम्स, है ना? इंडिविजुअल क्लेम्स ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कम्युनिटी राइट्स को उतना बढ़ावा नहीं मिलता। डॉक्यूमेंटेशन बैरियर की दिक्कत देखने को मिलती है। कंजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वीक है। ग्राम सभा को आपने वो तो दे दिया, लेकिन ग्राम सभा के पास कोई टेक्निकल और लीगल सपोर्ट है ही नहीं। एविक्शन कंसर्न है ना? अगस्त्यमलई का जो कंट्रोवर्सी है, इट इलस्ट्रेट्स द कंटिन्यूइंग टेंशन बिटवीन कंजर्वेशन एनफोर्समेंट एंड एफआरए बेस्ड राइट। ये एक एग्जांपल है, केस स्टडी में आप अगस्त्यमलई का लिख सकते हैं, ठीक है? फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस जो है वो देखने को मिलती है। एफआरए इम्प्लीमेंटेशन ओवरलैप्स विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक नहीं समझा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, है ना? तो वो आप जहाँ से भी देख के आ रहे हैं, यू शुड, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पहले से न्यूज़ के बारे में पता है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग दी पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, तो वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम? कंप्लीट राइट रिकग्निशन वी कैन डू। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के राइट्स को और ज़्यादा जो है हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ग्राम सभा में कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, है ना? कंजर्वेशन प्लान्स को जॉइंटली जो है हम बना सकते हैं। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन वी कैन डू अलॉन्ग विद लिंकिंग एमएफपी राइट्स विद वैल्यू एडिशन मार्केट एंड कोऑपरेटिव, ताकि इकोनॉमिकली भी वो जो है, आई एम जस्ट माय टंग इज ट्विस्टिंग, इकोनॉमिकली भी वो जो है आगे बढ़ पाए, ठीक है? कमर्शियल डेवलपमेंट भी हो पाए। यूज़ सोशल ऑडिट्स एंड जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग और फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि एफआरए हैज चेंज द फिलोसफी ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस बट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स लिमिट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, ठीक है? इंडिया नीड्स अ राइट बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल, वेयर, ये अगेन आपका कीवर्ड हो गया, राइट बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल, है ना? where communities become ecological partners rather than conservation casualties, ठीक है? तो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को इकोलॉजिकल पार्टनर बनाना, ये भी आपके लिए एक अलग कीवर्ड हो गया। फॉरेस्ट गवर्नेंस भी आपके लिए कीवर्ड हो गया, तो दीज यू कैन राइट इन योर आंसर, ठीक है? एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए हो गया कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बिकम्स ड्यूरेबल व्हेन दोज हु डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट आल्सो बिकम देयर रिकॉग्नाइज्ड कस्टोडियन, ठीक है? तो ये भी आप जो है क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार लिख कर देख सकते हैं। I believe it's quite interesting, or yeah, so we can move on to a next question. Next question में हम जो है we can move on to next question. I'll just erase this. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द अगस्त्यमलई एविक्शन कंट्रोवर्सी हाइलाइट्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप between statutory forest rights, judicial intervention, and ecological conservation. Examine the challenges involved in balancing these competing objectives. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब द अगस्त्यमलई कंट्रोवर्सी इलस्ट्रेट्स अ क्लासिकल गवर्नेंस डायलेमा। क्लासिकल गवर्नेंस डायलेमा, ये आपके लिए कीवर्ड हो सकता है, ठीक है? प्रोटेक्टिंग इकोलॉजिकली फ्रेजाइल लैंडस्केप while safeguarding legally recognized rights, ठीक है? और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, ठीक है? तो ये क्लासिकल गवर्नेंस डायलेमा हमारे सामने लेके आता है, ठीक है? मेजर चैलेंजेस क्या है? राइट और कंजर्वेशन के बीच में हमको देखने को मिलता है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रोचमेंट रिमूव करना ज़रूरी है, बट हर फॉरेस्ट ऑक्यूपेशन ऑटोमेटिकली लीगली जो है एनक्रोचर नहीं हो जाता, तो इनके दोनों के बीच में बैलेंस बनाना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेरिफिकेशन डेफिसिट देखने को मिलता है।
सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि क्लेमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, फॉरेस्ट कंडीशन सैटिस्फाई करता है कि नहीं करता ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश होती है वहाँ पे। ये प्रोसेस ग्राम सभा से स्टार्ट होता है ना? तो वेरिफिकेशन डेफिसिट देखने को मिलता है हमको, है ना? उसके बाद में एविक्शन कंसर्न्स है, प्रीमैच्योर एविक्शन हो जाता है ना? विच विच कैन ब्रिंग ऑन टू इनजस्टिस, ठीक है? फिर उसके बाद में प्रोटेक्टेड एरिया प्रेशर, इसका क्या मतलब होता है? अगस्त्यमलई लैंडस्केप में मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कलक्कड़ जो है मुंदनथरई टाइगर रिज़र्व देखने को मिलता है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कंज़र्वेशन रेस्ट्रिक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ और वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो सकता है, ठीक है? तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप देखने को मिलेंगे। यहाँ मल्टीपल लॉज़ और इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करते हैं, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन फ्रेमवर्क, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है ना, तो बहुत सारे जो है ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जुडिशियल बैलेंसिंग, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट को 2 ऑब्जेक्टिव साइमल्टेनियसली कंसिडर करने पड़ते हैं। एक तो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी, उसके साथ-साथ में स्टैट्यूटरी राइट्स भी। कोर्ट ने एविक्शन प्लान, रिहैबिलिटेशन, लीगल एक्शन अगेंस्ट विलफुल वायलेटर्स और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जैसे डायरेक्शन दिए हैं, है ना? तो यहाँ पे जुडिशियल बैलेंसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन का चैलेंज रहता है कि कहाँ पे रिहैबिलिटेट करें। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, डिग्रेडेड एरियाज़ रिक्वायर साइंटिफिक रिकवरी, तो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, ठीक है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो है हमने कानी कम्युनिटी के बारे में देखा था, वो यहाँ पे इस वाले एरिया में काफ़ी जो है फेमस मानी जाती है फॉर देयर मेडिसिनल नॉलेज, फॉर देयर इकोलॉजिकल नॉलेज। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन, रेवेन्यू, ट्राइबल, फॉरेस्ट एजेंसी, इन सबको इंटीग्रेटेडली काम करना पड़ेगा, है ना? साथ में काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? कैसे हम चीज़ें सुधार सकते हैं, ठीक है? तो वे फॉरवर्ड में वी कैन कंप्लीट एफआरए वेरिफिकेशन बिफोर एविक्शन, वी कैन आइडेंटिफाई द विलफुल वायलेशन सेपरेटली फ्रॉम जेन्युइन क्लेम्स, वी कैन यूज़ पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन प्लान्स, है ना? वी कैन एंश्योर रिहैबिलिटेशन विद लाइवलीहुड रिस्टोरेशन। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे? वी कैन राइट द अगस्त्यमलई केस शुड नॉट बिकम अ बाइनरी चॉइस बिटवीन पीपल एंड फॉरेस्ट। बाइनरी चॉइस नहीं होनी चाहिए। A legally verified, scientifically informed, and community participatory framework can make conservation both ecologically effective and socially legitimate. ठीक है? बाइनरी चॉइस नहीं बनाना है बिटवीन पीपल एंड फॉरेस्ट। क्या-क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? वी कैन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वी कैन डू, साइंटिफिक फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, लीगली वेरिफाइड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना? एंड जो कंज़र्वेशन है उसको इकोलॉजिकली इफेक्टिव भी बना सकते हैं और सोशली लेजिटिमेट भी बना सकते हैं। ठीक है? तो दिस वाज़ आवर आंसर। ये एक्स्ट्रा स्कोरिंग आपके लिए पॉइंट हो सकता है। कंज़र्वेशन गेन्स लेजिटिमेसी व्हेन इकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ आर मैच्ड विद सोशल जस्टिस। ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्पाइट रिकॉग्निशन ऑफ एफआरए के बहुत कर लिए हमने ना, ठीक है? एक कोई और क्वेश्चन करते हैं फिर एफआरए वाले क्वेश्चन पे वापस से आएँगे। आई बिलीव सारे ही एफआरए के हैं क्या? अरे! ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट वल्चर कंजर्वेशन एंड वन हेल्थ। Vulture conservation in India demonstrates how seemingly sectoral intervention can produce wider ecological and public health consequences. Discuss with the reference to Diclofenac ecosystem service and One Health approach. तो ये One Health approach क्या होता है? Diclofenac क्या होता है? Diclofenac एक दवाई हुआ करती थी, है ना? जो कि हम केटल्स वगैरह को दिया करते थे, तो उनको तो खैर कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन जो हमारे वल्चर्स होते थे उनकी किडनी फेलियर वगैरह वो सब देखने को मिलता था, तो डाइक्लोफेनाक जो है हार्मफुल होता था उनके लिए। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो वल्चर डिक्लाइन एक एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल है ह्यूमन एक्टिविटी जो हुई उसका एनिमल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ा। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल वल्चर का वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? और अगर एनिमल हेल्थ पे फ़र्क पड़ा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। पब्लिक हेल्थ खराब होती है तो एक चेन जैसा कुछ चलता है। ठीक है? समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनिशन में क्या लिखेंगे? The catastrophic decline of India's gyps vultures demonstrate the interconnectedness of animal health, ecosystem functioning, and human well-being. ठीक है? Forming a classic One Health case. डायमेंशंस देखते हैं क्या-क्या डायमेंशंस हैं। कैरकस डिस्पोज़ल, वल्चर्स जो हैं वो सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सैनिटेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इससे एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहता है।
है ना? पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिली है 97 टू 99%। डिज़ीज़ रेगुलेट करते हैं ये कैसे? रैपिड कैरकस रिमूवल की वजह से जो है पैथोजेंस एक्सपोज़र वो कम होता है ना? पैथोजेंस एक्सपोज़र कम पैथोजेंस क्या होते हैं? डिज़ीज़ कॉज़िंग जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको पैथोजेंस बोल देते हैं, है ना? तो वो कम होते हैं। तो ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं क्योंकि, ठीक है? फूड वेब में जो है बैलेंस देखने को मिलता है। वल्चर्स स्कैवेंजर गिल्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है और उनकी डिक्लाइन से आउटर स्कैवेंजर स्पेशली फेरल डॉग्स इंक्रीज़ जो है कर सकते हैं, ठीक है? ये देखने को हमको मिलता है। वल्चर्स कम हुए तो डॉग्स वगैरह खाने लग जाते हैं उनको, है ना? डॉग्स वगैरह खाने लग जाते हैं जो भी व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? अब इसमें वेटरनरी हेल्थ लिंक क्या है? वेटरनरी डाइक्लोफेनाक ट्रीटेड कैटल के कैरकस जब वल्चर्स कंज़्यूम करते हैं, मतलब वो जो कैटल जब व्हेन अ कैटल डाई तो वल्चर जब उनको कंज़्यूम करते हैं तो ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाती है जिसकी वज़ह से किडनी फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है? यही इंडिया के वल्चर क्राइसिस का मेजर ड्राइवर बना। फार्मास्यूटिकल गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। एनिमल मेडिसिन जो है वो वल्चर्स को अफ़ेक्ट कर रही है, देयरफॉर एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। दवाइयों का एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ह्यूमन हेल्थ पे भी घूम फिर के वो ह्यूमन हेल्थ पे ही आता है। वल्चर डिक्लाइन करेंगे तो डिज़ीज़ वगैरह ज़्यादा बढ़ेंगी तो जो है फेरल डॉग्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है, ह्यूमन हेल्थ तक ही आएगा घूम फिर के वो, ठीक है? तो ये सब हमको देखने को मिलता है। कंज़र्वेशन रिस्पॉन्स क्या है? हमने कैसे-कैसे जो है इस चीज़ को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैप्टिव ब्रीडिंग की जा रही है, बिल्ड्स पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी को कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स में ब्रीड किया जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे पास में गुवाहाटी का ब्रीडिंग सेंटर है। सॉफ्ट रिलीज़ ग्रेजुअली जब थोड़ा-सा ठीक हो जाए पॉपुलेशन वगैरह तो उसको रिलीज़ कर दिया जाए। कैप्टिव बर्ड्स को डायरेक्टली वाइल्ड में रिलीज़ करने के बजाय ग्रेजुअल एडाप्टेशन एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट रिलीज़। तो सॉफ्ट रिलीज़ सेंटर काज़ीरंगा में देखने को मिलता है। लीगल प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल 1 में, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में जो है हमने वल्चर्स को रखा है। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? वन हेल्थ अप्रोच कहता है कि ह्यूमन, एनिमल और जो हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और वल्चर क्राइसिस एग्ज़ैक्टली इसी इंटरकनेक्टेडनेस को डेमोंस्ट्रेट करता है, ठीक है? यहाँ पे चलिए ये हमने देख लिया। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वी कैन मॉनिटर वेटरनरी जो एनएसएआईडी होती हैं, ये मतलब ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं। वी कैन एक्सपैंड सेफ ड्रग अडॉप्शन, वी कैन स्ट्रेंथन द वल्चर सेफ ज़ोन्स, वी कैन कंबाइन कैप्टिव ब्रीडिंग विद हैबिटेट प्रोटेक्शन, ये भी जो है हम कर सकते हैं, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बढ़ा सकते हैं मेडिसिन्स वगैरह पे, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? द वल्चर क्राइसिस टीचर्स दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट एन ऑर्नामेंटल कंसर्न बट एन इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ। One health governance can prevent similar unintended consequences across the India's ecosystem. एक एक्स्ट्रा स्कोरिंग लाइन भी है, when an ecosystem scavenger disappear the cost is eventually paid beyond the forest, ठीक है? तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं व्हिच इज़ दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन मे बी इतने क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। फ्रॉम टुमारो वी कैन गो ऑन टू मोर टॉपिक्स एज़ वेल। ठीक है। ये क्वेश्चन है द शिफ्ट फ्रॉम अ ब्लैंकेट प्रोहिबिशन टू रिस्क बेस्ड रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फ्लड प्लेन्स रिफ्लेक्ट्स एन इवॉल्विंग अप्रोच टू डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। Discuss its ecological and developmental application with reference to a Ganga, a floodplain। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? The shift from blanket prohibition to risk-based regulation of construction in floodplains reflect an evolving approach to disaster risk governance। तो disaster risk जो governance है वो किस तरीके से बदल रही है, हमको उसको डिस्कस करना है, ठीक है? किस तरीके से बदल रही है उसके एग्जांपल्स देने हैं और हमको डिस्कस करना है कि लॉजिकल और डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशन जो हैं वो गंगा फ्लड प्लेन के रेफरेंस में कैसे हैं, ठीक है? तो ये जो है हमको डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे तो वी कैन राइट द रिवाइज्ड अप्रोच टू गंगा फ्लड प्लेन रेगुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम यूनिफॉर्म प्रोहिबिशन टू अ फ्लड रिस्क बेस्ड जोनिंग अटेम्प्टिंग टू बैलेंस डेवलपमेंटल नीड्स विद इकोलॉजिकल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंसर्न। फ्लड प्लेन रिवर के साइड का वो एरिया है जो पीरियडिकली फ्लड वाटर से इनंडेट होता है और ये वेस्टलैंड नहीं है, रिवर सिस्टम का फंक्शनल कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है?
ओके। अब डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहला है रिस्क बेस्ड प्लानिंग। अब फ्लड प्लेन को यूनिफ़ॉर्म एरिया नहीं ट्रीट किया जा रहा है, फ्लड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ज़ोनिंग की जा रही है, कि कहाँ पे जो है ज़्यादा फ्लड आएगी, कहाँ पे जो है कम है, एक्टिव है कि वहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएँ कि वार्निंग जो है इश्यू करें, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कंट्रोल्ड डेवलपमेंट होगा, लो रिस्क एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बैन नहीं है, बट रिक्वायर्ड परमिशन जो है और क्लीयरेंस की नेसेसिटी हमको देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की जाएगी ज़ोनल अप्रोच के हिसाब से, इट एनेबल्स लोकेशन स्पेसिफिक डिसीजंस, ठीक है? लीगल क्लैरिटी दी जाएगी, इट रिड्यूसेस एम्बिग्विटी ओवर फ्लड प्लेन बाउंड्रीज, ठीक है? अर्लियर एम्बिग्विटी थी अराउंड एक्टिव फ्लड प्लेन्स, लिटिगेशन को इंक्रीज करते थे इस वजह से, और क्लियरर क्लासिफिकेशन जो है वो लीगल सर्टेनिटी बढ़ाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना? अप्रोप्रिएट जोन्स में रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट कर सकती है, बट इकोलॉजिकल सेफ गार्ड्स विल रिमेन नेसेसरी, ठीक है? इकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है? यहाँ पे फ्लड बफरिंग की जा सकती है। फ्लड बफरिंग फ्लड प्लेन्स जो है करती है, मतलब फ्लड प्लेन एब्ज़ॉर्ब्स एक्सेस वाटर, है ना? फ्लड प्लेन एक्सेस फ्लड वाटर टेम्परेरीली जो है अकोमोडेट कर सकता है। इसकी इफ कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स दिस, अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ, मतलब ये कंसर्न्स देख रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ, तो जो है इसका ये एक फ्लड बफर कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं फ्लड प्लेन्स, तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो वो भी कम हो सकते हैं। रिवर इकोसिस्टम जो है ऑल्टर हो सकता है। डिज़ास्टर रेज़िलियंस जो है प्रिवेंट्स हाई रिस्क कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब डिज़ास्टर रिस्क का क्या यहाँ पे देखने को मिलता है? हाई रिस्क एक्टिव फ्लड प्लेन में कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्ट करना डिज़ास्टर लॉसेस रिड्यूस कर सकता है। अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कल को फ्लड आ गया तो आपको ही झेलना पड़ेगा ना, ठीक है? फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइज़ेशन रिवर इकोसिस्टम पर बस सीवेज, सॉलिड वेस्ट, रन ऑफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमको कुछ एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? यूज़ अपडेटेड फ्लड हज़ार्ड मैप्स, फॉलो नो रिग्रेट प्लानिंग, उसके साथ-साथ में प्रोटेक्ट एक्टिव फ्लड प्लेन स्ट्रिक्टली, और इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शन, ये सब चीज़ें जो हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। तो कंक्लूड कैसे करेंगे आंसर को? Risk based regulation can improve policy precision, but it should not become a gateway for risk accumulation through incremental construction. Development must remain subordinate to ecological and hydrological functions of the floodplain. ठीक है, ये हमने देखा। एक्स्ट्रा स्कोरिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि अ फ्लड प्लेन इज़ नॉट वेकेंट लैंड वेटिंग फॉर डेवलपमेंट, इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट बाय नेचर, ठीक है? तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आई बिलीव इतना बहुत है ना? कल के लिए आज का एक टॉपिक आई बिलीव बचता है, आई विल ऐड इनटू टुमारोज़ लेक्चर, एंड मे बी इट्स अ ट्रायल थिंग, अगर इफ इट वर्क्स आउट देन वी विल कंटिन्यू इट, वी विल श्योरली कंटिन्यू इट। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई सजेशन भी हो, यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन एज़ वेल, एंड यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्लानिंग।